नदी के पश्चिम की ओर बसा कुलधरा गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल और ठंड में कानों में गूंजती शीतलहर। आज प्रेत अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव जंगल के बीच कपकपा रहा था, मानो वो रात ठंड की मार में छलावे का किसी को उठाकर ले जाने का डर और वापस ना लौटने की आवाज सबको अंदर से मन ही मन खाए जा रही थी। और जैसे कुछ ही पल में सब घर शमशान में बदलने वाले हो, वही दूर से कुत्तों के रोने की आवाज और ठंड की चादर ओढ़े कुलधरा गांव। इसी जंगल के बीच में बसा एक छोटा सा घर, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी उर्मिला रहती थी। उस रात जब रमेश जंगल में से पानी लेने जा रहा होता है। सुनिए जी, आज प्रेत अमावस्या की रात है और आप इतनी अंधेरी डरावनी रात में जंगल के उस ओर नदी के किनारे से पानी लेने जा रहे हो। आज आप मत जाओ, सुबह होते ही चले जाना। हम आज की रात बिना पानी के जैसे तैसे निकाल लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, डर क्यों रही हो? अगर मैं पानी लेने नदी के किनारे नहीं गया तो हमारी रात कैसे कटेगी? बिना पानी के खाना कैसे बनाओगी? मैं यूं गया और यूं आया, तुम बेफिक्र रहो। उर्मिला के इतना रोकने के बावजूद भी रमेश नहीं रुका और पानी की खाली बाल्टी और मोमबत्ती लेकर नदी की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे राजू की बनी चाय की टपरी से धीरे धीरे लालटेन की रोशनी बुझ रही थी। राजू की टपरी पर गांव के 3-4 जन लोग, दिनेश, हरेश, छगन और गांव के सबसे बुजुर्ग सोना काका भी बैठे थे, जो सभी अपने घर की ओर निकलने को तैयार ही थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाज से डर रहा है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਡਾਇਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ अमावस की रात ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आज जंगल से होकर नदी के किनारे जाना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज एक अलग सी दिखने वाली परछाई रास्ते में भटकती है और जो उसके हत्थे चढ़ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आ पाता है। छलावा सिर्फ रोशनी की एक छोटी सी झलक से ही डर जाता है, परंतु अन्य किसी से भी नहीं। भाइयों, मैंने तो सुना है कि ये परछाई पीछे से आवाज लगाती है और जो पीछे मुड़कर देख लेता है वो कभी अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो पाता है। उसी वक्त रमेश अपने एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ में मोमबत्ती लेकर आने लगता है। मोमबत्ती की बुझती लो के साथ रमेश धीरे धीरे राजू के चाय की टपरी की ओर आ रहा होता है। सोना काका रमेश को आता हुआ देखकर बोले, अरे भाई, आज की काली रात में किस ओर जा रहे हो? पता है ना आज अमावस्या की रात है और सुना है आज छलावा पूरे जंगल में अपने अंधेरे की तलाश में घूम रहा होगा। काका, मैं अगर पानी लेने नदी के किनारे नहीं गया तो आज रात का खाना और पीने के लिए पानी कैसे नसीब होगा? याद है ना रमेश, गांव के किनारे पड़ा खंडहर घर और अंधेरे में गुमशुदा छलावा, दोनों ही आज किसी को नहीं छोड़ते। सिर्फ छलावा दूर रहता है तो प्रकाश की परछाई से अंधेरे में छोटी सी रोशनी भी उसे कुछ पल के लिए दूर रखने के लायक काफी है। पर अभी सोना काका की बात पूरी ही नहीं हुई थी, जितने में छगन बोला, अरे रमेश भाई, आज जैसे तैसे घर जाकर चुपचाप सो जाओ। कहीं एक दिन की भूख और प्यास के चक्कर में अपना जीवन और भाभी के विधवा होने की आज रात ना हो। शुक्र मनाओ अभी हम मिल गए और तुम्हें आगे जाने से रोक रहे हैं। जाओ भैया जाओ, अपने घर लौट जाओ। रमेश किसी की भी नहीं सुनता है और धीरे धीरे ठंडे पड़े कदमों के साथ कपकपाती रात और ठंडी हवा के बीच मोम के लोह की उम्मीद के साथ जंगल की सुनसान रात में अंधेरे की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे घने अंधेरे के जंगल में चलते हुए रमेश खंडर पड़े पुराने घर की तरफ से जा ही रहा होता है कि उसे आवाज आती, कहाँ जा रहे हो बेटा? घर लौट जाओ, बहुत रात हो गई है। ये जगह सुनसान है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं।
रमेश को यह आवाज सुनकर लगता है कि सोना काका रमेश को पीछे से बुला रहे हैं, परंतु वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है वहां उसकी चुप्पी के घने अंधेरे में उसके अकेलेपन के बिना उसे कोई भी नहीं दिखता है। रमेश सहम जाता है। रमेश जैसे ही फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, उसे खंडहर पड़े घर में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, मानो जैसे उसकी पत्नी उर्मिला रमेश को आवाज लगा रही हो। रमेश उस छलावे की आवाज जैसे ही सुनता है, वो उसे उर्मिला समझकर ठंडे पड़े पैरों और मन में हिचकिचाहट के साथ उस घर की ओर बढ़ता है। तभी अचानक उसे एक आवाज और सुनाई पड़ती है। रमेश, ये छलावा है, इसके पीछे मत जा। तुम्हारी पत्नी उर्मिला तुम्हारे घर है। रमेश का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। रात के अंधेरे में कानों और पैरों को चूमती शीत लहर की गुनगुनाहट और पेड़ पत्तों के हिलने का दृश्य, बस यही नजर आता है। रमेश इन सब बातों को भूलकर पानी की उम्मीद के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे जंगल की ओर चलते हुए पीछे रहता है तो एक गहरा साया, अकेलेपन का। गांव से दूर और मौत के करीब दिखने वाला भयानक मंजर अब नजर आने लगता है, पर रमेश चलता ही जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ महसूस होता है। एक काली परछाई उसके पीछे पीछे आ रही है। घुंघरू के बजने की आवाज, किसी के रोने की आवाज और प्यार से अपनी ओर बुलाने की आवाज। रमेश को दिनेश की कही बात याद आती है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। जल्दी जल्दी कदमों के साथ रमेश घोर अंधेरे से बाहर निकलकर नदी के पास पहुंचता है। जैसे ही नदी में से पानी लेने के लिए रमेश नीचे झुकता है, उसे पानी में अलग सा कुछ नजर आता है। वो समझ जाता है ये छलावा ही है। रमेश उस परछाई की ओर खुद को देखने से रोक नहीं पाता है। धीरे धीरे अब उसकी आंखें उस छलावे की ओर देखने को मजबूर हो जाती है। परछाई अब पेड़ से नीचे धीरे धीरे उतरकर रमेश के ऊपर झपट्टा मारने को आ ही रही होती है कि उसके पानी की बाल्टी भर जाती है और वो उठ खड़ा होता है। रमेश जैसे ही आगे चलने को लगता है, उसके मन में हिचकिचाहट होती है कि वो परछाई आखिर थी किसकी। उसे लग रहा था कहीं वो उसकी पत्नी उर्मिला तो नहीं, जो पुराने खंडहर पड़े घर के वहां से आवाज लगा रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है क्या, वो खुद, उसकी खुद की लाश पानी के ऊपर तैर रही है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो सहम जाता है और डर के मारे वही बेहोश होकर गिर जाता है। रमेश के नीचे गिरने से मोमबत्ती तेज हवा की वजह से बुझ जाती है और पीछे रहता है तो सिर्फ घना अंधेरा। वही दूसरी ओर उर्मिला रमेश का बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्या हुआ होगा उन्हें? कभी तो इतना लेट नहीं होते। आज क्या हो गया? ऊपर से ये आज की काली रात। सुनिए ना, आप जल्दी से घर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत देर होने के बाद उसके मन में अलग अलग से बुरे विचार आने लगते हैं, तो वो खुद हिम्मत करके रमेश को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ती है। जंगल की ओर जाते हुए उसे गांव के वही लोग नजर आते हैं जो कुछ देर पहले राजू की चाय की टपरी पर बैठे थे। उर्मिला के हाथ में लालटेन और अंधेरे में आती हुई औरत को देखकर वो भी डर जाते हैं कि कहीं यही तो छलावा नहीं। उर्मिला आवाज लगाती है, काका, ओ काका, आपने रमेश को कहीं देखा है? तब गांव वालों को लगता है कि ये उर्मिला है रमेश को पत्नी, और वो पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी, किसे ढूंढ रहे हो? काका, रमेश पानी लेने जंगल की ओर से नदी के किनारे गए हैं। बहुत पहले निकले थे, पर अभी तक वापस घर नहीं आए। मुझे डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। हमने तो मना किया था रमेश को
आज की रात इतनी ठंड में मत जाओ नदी की ओर। पर वो हमारी बात माने तो सही ना। उर्मिला सोना काका की ओर देखकर कहती है, वो हमारे लिए गए हैं, पर अब मुझे डर लग रहा है। वो वापस लौटकर तो आएंगे ना काका? भाभी, अभी बहुत रात हो गई है और आज की रात बहुत खतरनाक है। हम कल सुबह होते ही सब जन रमेश को ढूंढने चले जाएंगे। तभी सोना काका बोले, आज की रात बहुत डरावनी है, पर रमेश को ढूंढना भी तो जरूरी है। चलो, हम सबको एक साथ में नदी की ओर चलना चाहिए। सब साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा, वरना उर्मिला अकेले रमेश को कैसे ढूंढ। सोना काका की बात मानकर सभी जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल में सब आगे बढ़ ही रहे थे कि सोना काका को कुछ एहसास होने लगता है, जैसे किसी प्रेत आत्मा ने उसके पैर पकड़ लिए हो। सोना काका धीरे से कहते हैं, रुको, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना और लालटेन को किसी भी हालत में बुझने मत देना। ये सुनकर सब जन डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। परंतु उर्मिला को रमेश की याद सता रही थी। उर्मिला नहीं रुकती है और जैसे ही अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एक परछाई धीरे धीरे बड़ी होती हुई उसकी ओर आ रही होती है। सोना काका धीरे से बोले, बेटी, लालटेन को ऊपर हाथ में उठाओ और मजबूती से खड़ी रहो। बिल्कुल भी हिलना मत, हिम्मत रखना, डरना मत। उर्मिला लालटेन ऊपर उठाती है और हिम्मत से चुपचाप खड़ी रहती है। छलावा उसके पास आता है और उसे देखता है। उर्मिला हिम्मत करती है और उसकी आंखों में देखती है। वो बिल्कुल भी अब डरना नहीं चाहती है। उसे रमेश को अपने साथ घर ले जाना है। छलावा थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और सोना काका के पैर भी जकरन में से छूट जाते हैं। चलो, जल्दी चलो, अब रुकना मत, चलो। सभी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। सबसे आगे उर्मिला अपने हाथ में लालटेन लिए हुए, उसके पीछे दिनेश, छगन और सबसे पीछे बुजुर्ग अनुभवी सोना काका लाठी लिए हुए। कुछ देर चलने के बाद वो पुराने खंडहर घर के पास पहुंचते हैं। अब आवाज आनी शुरू होती है, रमेश के रूप में छलावे की। उर्मिला, उर्मिला, यहाँ आओ। मैं यहाँ अंदर इस घर में हूँ, तुम भी आ जाओ। मैं बहुत अकेला हूँ, आओ मेरे पास आओ। अब घर में से रमेश के रोने की आवाज आने लगती है। उर्मिला सहम जाती है और घर की ओर बढ़ने को तैयार हो जाती है, पर दिनेश उसे रोकता है। भाभी रुको, आप इसकी बातों में मत आओ, ये छलावा है, रमेश नहीं। रुको भाभी। उर्मिला रमेश के खो जाने के गम में थी, इसलिए उसे रमेश के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है। अब सोना काका उर्मिला के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये सिर्फ छलावे का एक भ्रम है जो तुम्हें रमेश की आवाज में बुला रहा है। चलो यहां से बेटी। सोना काका और छगन दोनों उर्मिला का हाथ पकड़ते हैं और उसे आगे लेकर चलते हैं। जैसे ही उर्मिला आगे बढ़ती है और कहती है, क्या हुआ काका, मुझे ऐसे पकड़कर क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने क्या किया? बेटी, तुम छलावे की कैद में आ गई थी और रमेश की आवाज सुनकर भ्रम से छलावे की ओर जाने को तैयार हो गई थी, इसलिए तुम्हें हमने जबरदस्ती हाथों से पकड़कर आगे लेकर आए। सब जन आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नदी के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं रमेश बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है और उसके हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती भी है। रमेश को इस हालत में देखकर उर्मिला और सभी तुरंत रमेश को जगाने में लग जाते हैं। दिनेश नदी से पानी लाता है और रमेश के चेहरे पर छिटे मारता है। रमेश नींद में से जगता है। उसके पैर और हाथ ठंडे पड़े हुए, चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में नमी थी, मानो ठंड से नहीं किसी और से कांप रहा हो। रमेश जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता है, चलो जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह बहुत अजीब है। मैंने किसी अजीब सी चीज को देखा है।
पर याद नहीं आ रहा क्या था वो। सब जन वापस घर की ओर थोड़ी दूर चले ही थे कि उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। रुको भाभी, रुको भैया, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, मुझे ये मार देगा, मुझे अकेले मत छोड़ो ऐसे, प्लीज भैया, आप तो मेरी तरफ देखो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रमेश की छोटी बहन तुलसी जैसी ही थी, जो बहुत वर्षों पहले रोड एक्सीडेंट में गुजर गई थी। इसलिए रमेश और उर्मिला को उस छलावे की आवाज सुनकर लगता है कि ये रमेश की छोटी बहन और उर्मिला की ननद है। रमेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। रमेश और सब जन अब जल्दी जल्दी अपने पैर चलाने लगते हैं, पर किस्मत को तो कोई और ही मंजूर था। अचानक से उर्मिला और बाकी सब पीछे से गायब हो जाते हैं। रमेश अब अकेला है। रमेश के चेहरे पर इतनी ठंड में भी डर का पसीना आने लगता है। घने अंधेरे में रमेश और उसकी तन्हाई दोनों कहीं खो जाते हैं। आगे पीछे अपने चारों तरफ मुड़कर देखता है, परंतु उसके परिवार का उसे कोई अपना नजर नहीं आता है। तभी अचानक रमेश के पीछे से कोई उसके सिर पर जोर से मारता है। रमेश के सिर पर चोट लगने से वो वापस बेहोश हो जाता है। दूसरी सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है वही नदी का किनारा, वही बाल्टी और बुझी हुई मोमबत्ती। वो जल्दी से उठकर घर की ओर चलता है। बीच रास्ते में ही उसे उर्मिला और बाकी जन सामने से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उर्मिला कहती है, आप पूरी रात कहाँ थे? मैंने और इन सब ने मिलकर बहुत कोशिश की आपको ढूंढने की, लेकिन आप हमें मिले ही नहीं। मैं रात से परेशान हूँ। अरे पगली, अब घर चलो, मैं घर चलकर सब बताता। अब रमेश, उर्मिला, सोना काका और बाकी जन अपने अपने घर लौट चलते हैं। कल रात रमेश के साथ क्या हुआ, वो न रमेश को पता, न ही किसी और को। छलावा था या कुछ और? शायद ये रहस्य भी उस काली रात के साथ ही दफन हो गया। उस दिन के बाद रमेश कभी रात को अकेले में घर से बाहर नहीं निकला। शायद उसने जो देखा वो किसी को बताने की उसकी हिम्मत कभी नहीं होगी। आज भी उस रात को याद करके रमेश सहम जाता है। वो क्या था जिससे उसकी जान बच गई और उसे कुछ नहीं हुआ? परंतु जो भी था बहुत अलग था, जिंदगी की सीख थी। कुलधरा गांव आज भी उस छलावे की कैद में है। जो किसी को मिला तो किसी का कुछ खोया, तो किसी ने कुछ देखा तो कोई डर के सहम गया। अमावस्या की काली रात, एक